ओके, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। आई होप ये तुमने सिलेबस देख लिया होगा कि हाँ पेपर का, और इसमें 4 चैप्टर तुम्हारे इवैल्यूएटिव बेसिकली इधर है। फर्स्ट नॉन इवैल्यूएटिव है, सेवेंथ सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है, तो बोर्ड्स में कोई इवैल्यूएशन नहीं है उसका। नाउ दूसरी बुक में जितने भी चैप्टर हैं, स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज और ये 3, तो स्ट्रक्चरल और कल्चरल चेंज बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसलिए उनके उनकी जो वेटेज है वो बहुत ही कम है, 5 मार्क्स की है। बाकी सबकी रेगुलर वेटेज है, दैट इज 10 मार्क्स का है। एंड उसके बाद जो भी ये सब मेन मेन चीज़ें हैं, जैसे इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी में तुमको कॉलोनिज्म, नेशनलिज्म, लास्ट कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, बट पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। वो थ्योरी में नहीं काउंट होगा। देन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, थ्योरीज हैं, 2 थ्योरीज हैं उसमें तुम्हारी। देन रूरल अर्बन लिंकेजेस हैं, डिविजन्स हैं, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया है, देन कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम एंड दिस दैट, ये सब है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, ठीक है। यस। उसके अलावा चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट ही करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। मैं ये टैब को शेयर करता हूँ, ठीक है। सो ओके, ठीक है। अच्छा, कैनवा का टैब विजिबल होगा राइट तुम्हारी स्क्रीन पे? ओके, सो आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हैं। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन तुमको पता होगी, 11th में होगी, क्योंकि बिकॉज तुम पे सोशियोलॉजी तो मैंने 12th में ही ली है सोशियोलॉजी। 11th में नहीं थी? नहीं, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन 12th में 11th में सब्जेक्ट होती है। चेंज किया था। ओके 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 ओके, कुल कुल, ठीक है। तो सोशियोलॉजी को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बेसिक सी। सो बेसिकली जो सोशियोलॉजी होती है ना, डिसिप्लिन, ये स्टडी करती है सोसाइटी को। अब सोसाइटी में ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं, तो ह्यूमन इंटरेक्शन को, ह्यूमन बिहेवियर को, और जो भी पैटर्न्स होते हैं उस रिलेशनशिप के, ह्यूमन टू ह्यूमन जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो उसको स्टडी करता है। किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन, क्या वो बहुत ज़्यादा डीजेनरेटेड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव इंटरेक्शन है, या बहुत ज़्यादा प्रोक्रिएटिव है, प्रोग्रेसिव है, ठीक है। फिर वो सब डिस्कस करते करते बात आ जाती है सिविलाइजेशन की, अलग अलग वैल्यूज़ की, नेशनलिज्म की, कम्युनलिज्म की, फिर सोशलिज्म, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो सोशियोलॉजी इसको स्टडी करता है, सोसाइटी को, ह्यूमन सोशल बिहेवियर को, और जिस तरीके से सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शंस होते हैं उसको, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक्सप्लोर करता है इंडिविजुअल्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, आई मीन इंडिविजुअल का जो बिहेवियर जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो इस इंटरेक्शन से किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। उसके अलावा सोशल इन्वायरमेंट, कल्चरल नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और सोसाइटल स्ट्रक्चर से, जिसकी बात हायरार्की की होती है, तो कैसे इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर से, सोशल इंडिकेटर से, सोशल बेसिकली जो भी है ये एलिमेंट से, ठीक है। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है? और राइट, अगर डेफिने कहीं भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, तो ठीक है, फील फ्री टू डू दैट। सो ये डेफिनेशन बेसिक सी थी, क्लास 11th का में था ये डेफिनेशन, बट मेरे को पता नहीं था तुम क्लास 11th में नहीं थी, बट हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए जानना। देन सोशियोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। तो सोशियोलॉजी खुद को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर में हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सोशियोलॉजी कैसे, मतलब डिस्टिंग्विश करता है क्या उसका नेचर क्या है सब्जेक्ट का। सो पॉलिटिकल साइंस में भी तुम पे होगा, इकोनॉमिक्स होगा, एंड बाकी हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन हैं उन सबसे ही अलग है, इसलिए बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ना कुछ प्रायर नॉलेज होती है कंसेप्ट की, राइट। तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स की भले कोई प्रायर नॉलेज खास होना, तुमने इकोनॉमिक्स में खुद की इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी किया हो या ना किया हो, ये ज़रूरी नहीं है, होता भी नहीं है बहुत कॉमनली। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में तुमको बहुत सारे कंसेप्ट की भले ही नॉलेज हो ना, पहली बार पढ़ते हो क्लास 12th में बहुत बार। हिस्ट्री का भी सेम फंडा है, ठीक है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट सोशियोलॉजी में क्या होता है, कुछ बहुत कुछ तुमको पहले से पता होता है,
ठीक है, विदाउट इवन फॉर्मल टीचिंग तुमको पता होता है फर्स्ट एक्सप्लोर करने में। सेकंड, ये जो प्री एग्जिस्टिंग प्रिलिमिनरी जो भी तुम्हारे पास पहले से जो नॉलेज होती है सब्जेक्ट को लेके, सोसाइटी को लेके, ठीक है, इसको वापस से डिबंक करना जरूरी है, वापस से इसको भूलना जरूरी है और वापस से इसको पढ़ना जरूरी है। वाई? सिंपली बिकॉज ये हो सकता है टेंडेंसी है कि बायस हो, बहुत ज़्यादा बायस जो तुम्हारी वो अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज जो भी तुमने विदाउट बुक रीडिंग तुमने जो भी सोसाइटी को लेकर अपने जो दिमाग में जो भी बातें बनाई हैं, हो सकता है वो बायस्ड हो। ठीक है, देर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर दैट। नाउ थर्ड, सोशियोलॉजी तुमको सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी की अपॉर्चुनिटी देता है जो कि कोई सब्जेक्ट नहीं देता है, इकोनॉमिक्स एंड शायद से कुछ हद तक साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के अलावा। ये सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी की तुमको कैपेसिटी देता है। दैट मीन्स कि तुम खुद को एग्जामिन कर सकते हो सोशियोलॉजी को स्टडी करते करते कि सोसाइटी में मैं कहाँ पर हूँ, फर्स्ट सोसाइटी में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, किस तरीके से सोसाइटी मुझे ट्रीट कर रही है। ठीक है, तो तुम बेटर वे में इसको जान पाते हो सोशियोलॉजी के साथ। उसके अलावा ये पता करता आइडेंटिफाई करता है सोशल ग्रुप्स और उसके इंटर रिलेशनशिप्स को, जो कि कोई और सब्जेक्ट नहीं करता। दिस इज अनदर थिंग विच मेक इट यूनिक। ठीक है, एंड जो भी सोशल इश्यूज होते हैं उन सबको बेसिकली स्टडी करता है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट बताओ। हेलो, जलकिरण कोई डाउट है तुमको अभी तक, ये समझ में आया? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना अभी तक? ऑलराइट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आई होप सुन रहे होगे। नाउ अब फर्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे फॉर्मली। ठीक है, इंडियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट फर्स्ट चैप्टर में कुछ मिलता नहीं इंडियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करने, बिकॉज एक इंट्रोडक्शन होता है बाकी अदर चैप्टर का इस बुक में। तो इस बुक में तुम पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में, मतलब कि जो सेकंड चैप्टर है अपकमिंग, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन, उसकी सिग्निफिकेंस और जो भी वेरियस डेमोग्राफिक थ्योरीज हैं उसको स्टडी करोगे। फिर उसके अगले चैप्टर में कास्ट, ट्राइब और फैमिली के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सोसाइटी में ना जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कैसे बताऊं, कुछ आइडेंटिटी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसके अराउंड आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है। जैसे ट्राइब हो गया, फैमिली हो गया, और नॉर्म्स भी क्रिएट की जाते हैं आइडेंटिटी के साथ। तो आइडेंटिटी और नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब रूल्स रेगुलेशंस, प्रथाएं, ये सब क्रिएट की जाती हैं, क्रिएटेड होती हैं सोसाइटी में। जैसे कास्ट हो गया, कास्ट में क्या है कि एक आइडेंटिटी तुमको मिल जाती है, तुम्हारी पर्टिकुलर कास्ट क्या है। ठीक है, सेकेंड, तुमको नॉर्म्स मिल जाते हैं कि तुमको किस तरीके से बिहेव करना है अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं सोसाइटी में। इन्हीं चीज़ को इंस्टीट्यूशंस कहते हैं जो कि तुमको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी और नॉर्म प्रोवाइड करें सोसाइटी में इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस को हम स्टडी करेंगे कास्ट, ट्राइब और फैमिली के, और उसमें चेंजेस क्या हुए हैं ओवर द ईयर्स, ओवर द डिकेड, ओवर द टाइम, ओवर द सेंचुरीज। उसका डेफिनेशंस सबसे पहले ही करेंगे वैसे तो। उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है इन इंस्टीट्यूशंस की, फैमिली, ट्राइब और कास्ट। सबसे इंटरेस्टिंग तुमको फैमिली लगेगी बिकॉज इसमें क्योंकि बहुत कुछ है उसमें नया जानने को। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मार्केट पढ़ेंगे एज अ सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मार्केट का मतलब बाजार की बात हो रही है यहाँ पर, एंड मार्केट का मतलब यहाँ पर वो बाजार की बात नहीं है और जहाँ पर जाके कुछ खरीदते हैं। मार्केट का मतलब है यहाँ पे इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेंस में मार्केट की बात की गई है। ठीक है, और उसका सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। ठीक है,
तो मार्केट भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक आइडेंटिटी मिलती है तुमको और एक नाम मिलता है, वो हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वो हो सकता है थोड़ा सा टफ हो, बट आई मेक इट इजी। देन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन में। एंड ये एक फीचर है सोसाइटी का, सोशल इंटरेक्शन का एक आउटकम भी है, बिकॉज जिस तरीके से ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, उसका एक आउटकम है इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। उन रीजंस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और across various institutions like caste, tribe, gender and disability related inequalities along with the resistance movements, ठीक है, कि क्या रेजिस्टेंस मूवमेंट्स रही हैं, ठीक है। देन उसके अगले चैप्टर में डाइवर्सिटी चैलेंजेस पढ़ेंगे कि अच्छा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी तुम पढ़ रहे हो तो तुमको डाइवर्सिटी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और वो सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी के इंटीग्रल क्या कह सकते हो, आई मीन फीचर है, तो वो है। फिर लास्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल कंपोनेंट इस कोर्स के जो हैं, ठीक है, वो छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो चैप्टर शायद से आ भी नहीं रहा। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आई गेस वो चैप्टर है। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा। अगर हैंग नहीं है तुम्हारा फ़ोन तो थम्स अप दे देना, अगर क्लियर है, नहीं तो कोई डाउट है तो पूछ लेना, पूछ लो। आई मीन क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, नहीं तो तुम मुझे टेक्स्ट कर देना। बट अब यहाँ समझते हैं, अब हम सीधा सीधा सेकेंड चैप्टर पे फोकस करेंगे, एंड दैट इज कि हाँ, डेमोग्राफी, ठीक है। तो इसमें थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी है, और इसको हम इंडियन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ कह रहा था कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, उससे पहले यानी कि फेब के स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें सोशियोलॉजी, क्योंकि पेस ऐसी रखनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर प्लस, मुझे जो लगता है क्वेश्चंस आ सकते हैं टॉपिक वाइज, जो जो भी प्रोपोर्शनैलिटी और रेशियोज वगैरह लगा के प्रोबेबिलिटी बनती है कुछ क्वेश्चंस की, वो एक्सपर्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, MIQs, तो वो मैं साथ में तुमको दे दूंगा, ठीक है। सो मैं एक ड्राइव लिंक दे दूंगा तुमको, ठीक है, हर चैप्टर के बाद, इस चैप्टर के बाद वो ड्राइव लिंक तुमको दे दूंगा, जिसमें चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन डालते रहूँगा। तुमको क्या करना है, उसमें से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देख लेना जितना हो पाए तुमसे, बिकॉज एडिशनल सब्जेक्ट है बहुत लोगों का मेन है, तो मैं बहुत सारे दे दूंगा तुमको, ठीक है। क्वेश्चंस आई मीन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है पर चैप्टर, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो पर चैप्टर मेरे ख्याल से 4 या 5 या 6-7 इनफ हो गए, लॉन्ग लॉन्ग टाइप में और शॉर्ट टाइप में ईच, ठीक है। सो प्रैक्टिस के लिए वो उसको तुम रख लेना, तो वीकली तुम प्रैक्टिस कर सकते हो दो चैप्टर्स की एक साथ, ताकि अगर तुम मार्क्स स्कोर कर पाओ तो उसके लिए बेटर रहेगा तुम्हारे को, वो तरीका, वो अप्रोच, ठीक है। तो अब आते हैं चैप्टर पे वापस से, अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफी। अच्छा, डेमोग्राफी तुमको पता होगा, अगर आई मीन डेमोग्राफी अगर नहीं पता है तो बता ही देता हूँ मैं। पॉपुलेशन जो होता है उसकी स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं, बट तुम्हारा बोर्ड्स में इतना से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, तो तुमको क्या पढ़ना है, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड्स, ठीक है। पॉपुलेशन की जो ट्रेंड है वो मेन स्टडी का फोकस रहता है डेमोग्राफी में, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन का ट्रेंड, ठीक है, वो ज़्यादा मेन फोकस रहता है। अब पॉपुलेशन ट्रेंड में किस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं साइज हो गए पॉपुलेशन का, बर्थ हो गया, डेथ्स हो गए, माइग्रेशन हो गया, और डेमोग्राफिक कंपोजिशन हो गया, या अक्रॉस द टाइम एंड अक्रॉस द स्पेस किस तरीके से चेंज होते हैं, दैट इज द मेन फोकस ऑफ डेमोग्राफी, दैट इज द मेन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इन अ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस और पर्सपेक्टिव। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, not only population but population's trend, and which include size, birth, death, migration and demographic composition, I mean trend across these variables, ठीक है। सो ये रहेगा तुम्हारे डेमोग्राफी के डेफिनेशन। अब थोड़ा सा ओरिजिन में जाए, हिस्ट्री में जाए, तो ये जो टर्म है डेमोग्राफी, दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज अ ग्रीक वर्ड, ऑब्वियसली पहले ग्रीक वर्ड था, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द इंग्लिश है उसमें तुम मेजॉरिटी जो
क्या कह लोगे, जो टर्म्स हैं जो वर्ड्स हैं उनका जो डेरिवेशन है वो ग्रीक ही है, तो कुछ अगर तुम्हें कंफ्यूजन होगी कहीं पर भी, तो किस चीज़ में कंफ्यूजन, ग्रीक या लैटिन अगर तुम डाल ही रहे हो कुछ क्वेश्चन में आंसर में, सॉरी, तो ग्रीक डालना है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ग्रीक सक्सेसफुल हो जाए उसमें। तो ग्रीक टर्म डेमोस, दैट मीन्स पीपल, ठीक है, आई मीन डेमोग्राफी भी वर्ड यहीं से आया है, रूल ऑफ द पीपल, तो डेमोस, एंड ग्राफीन दैट मीन्स कि डिस्क्राइब, ठीक है, ग्राफ, ग्राफ भी वहीं से आया, दैट इज डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब जो भी है, ठीक है, तो ऑरिजिन यहाँ से आता है, दैट मीन्स कि पीपल को डिस्क्राइब करता है उस टाइम पे। एंड यहाँ पर अभी थोड़ा चेंज हो गया है बिकॉज इसमें ट्रेंड्स लिए जाते हैं अक्रॉस वेरियस वेरिएबल्स। नाउ अब जो डेमोग्राफी होती है वो रिलाई किस पे करती है, सेंसस, सर्वे और सिस्टमैटिक डेटा गैदरिंग पे एक स्पेसिफिक टेरिटरी में, ठीक है, इन्हीं से ये तुम पॉपुलेशन की ट्रेंड अक्रॉस दी साइज, बर्थ, डेट, ये सब के अक्रॉस पता लगा सकते हो पॉपुलेशन के बारे में जो भी, किससे, सेंसस, सर्वे, सिस्टमैटिक डेटा से ही, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी थोड़ी सी यूनिक हो जाती है बिकॉज इसमें तुम माइंड मैपिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे हिसाब से इंडिया में कितने जीव्स रहते होंगे, इतने क्या कह लो मुस्लिम्स रहते होंगे, इस तरीके से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, तुम वो बेकार का है, बहुत कुछ वो बेकार का आइडिया है बिकॉज तुमको इसमें डेटा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है, डेमोग्राफी में। और डेमोग्राफी इसलिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है डेटा पे, और डेटा बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा जस्ट रहना चाहिए, कोई बायस डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेमोग्राफी को स्टडी करने के लिए, इस बात का ध्यान रखना। अब सोशियोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने जैसे बताया कि सोशियोलॉजी की जो डेवलपमेंट रही है उसमें बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहा है बिकॉज सोसाइटी, सोशियोलॉजी क्या है मैंने अभी बताया, ह्यूमन इंटरेक्शन और पैटर्न्स ऑफ क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर वगैरह वगैरह था, वो डेफिनेशन थी। नाउ उसको स्टडी करने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि किस एरिया में, किस रीजन में किस तरीके का पॉपुलेशन रह रहा है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। सपोज एक रीजन में एक पर्टिकुलर कास्ट, लोअर कास्ट के लोग रह रहे हैं, बहुत ही कम अपर कास्ट के लोग रह रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हमेशा ऐसा होगा या हमेशा ऐसा नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो वहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन के लेवल है वो कम हो जाए। अब ये तुमने कैसे पता किया, मैंने कैसे बोला कि वहां पर कम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कास्ट रहते हैं और ज्यादा वीक कास्ट रहते हैं, बिकॉज ऑफ डेटा, ठीक है, बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो वो पता होने के लिए तुमको डेटा चाहिए होता है, और डेटा मिल गया, दैट मीन्स कि डेमोग्राफी तुमने स्टडी करी है वहाँ पे, ठीक है। तो लेट 18th सेंचुरी यूरोप में जब नेशनलिज्म और जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज हो रहा था लेट 18th सेंचुरी में, बिकॉज 1757 ऑनवर्ड्स तुम देखोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, वहाँ पर फ्यूडलिज्म टूटता है, फ्यूडलिज्म मीन्स जमींदारी सिस्टम टूटती है, एंड बहुत सारे लोग अब अर्बन एरिया से माइग्रेट करने लगते हैं, तो ग्रैंड जो फैमिलीज थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती हैं, जो पूरा सकुशल बहुत बड़ा परिवार होता था वो, उसमें से परिवार टूटता है, बूढ़े लोग गांव में रहने लग जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली एक एक बस कह लो कि एक मैरिड मैन एंड वुमेन और उसके कुछ बच्चे अर्बन एरियाज में आते हैं और काम करते हैं, पॉवर्टी बढ़ती है, किस तरीके से रहते हैं, डिजीजेस फैलते हैं, वो सब को स्टडी करने के लिए ये डिसिप्लिन बहुत काम आया, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी के लिए। ना उसके अलावा फॉर्मिंग मॉडर्न स्टेटिस्टिक्स और नेशन स्टेट इस्टेब्लिशमेंट में मैंने बता दिया कि स्टेटिस्टिक्स को और ज़्यादा इसने बूस्टअप किया, और एक मीनिंगफुल वे में इसको प्रमोट किया, स्टेटिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया। इससे पहले स्टेटिस्टिक्स कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता था बिकॉज वो यूजफुल नहीं होता था, मैथमेटिकल लगता था बस। तो गवर्नमेंट यूज करती है डेमोग्राफिक डेटा को टू शेप पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल सोसाइटल वेलफेयर, दिस दैट एंड ऑल, हमेशा से करती आई है। एंड अभी तुम देखोगे तो कास्ट सेंसस हुआ था बिहार में रिसेंटली, तुमको पता होना चाहिए, तुम मेंशन कर सकते हो इवन बोर्ड्स में, या फिर सीयूटी में अगर तुम दे रहे हो तो क्या पता पूछ लें।
एंड नेक्स्ट कुछ ईयर्स में शायद से सेंसस भी होगा. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तुमको सब कुछ. कोई डाउट है तो पूछ लो. क्लियर है ना? आई होप क्लियर होगा अभी तक. ठीक है. ओके. सो अच्छा, डेमोग्राफी में हमने हमने देखा कि एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है, फिर सिग्निफिकेंस क्या है उसका. देन हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी पे. ठीक है, दो तरह की डेमोग्राफी होती है, फॉर्मल एंड सोशल. ठीक है ना. फॉर्मल डेमोग्राफिक जो होती है बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे होती है. ठीक है, जेंडर रेशियोज, एज ग्रुप, अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जेंडर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियोज पे बहुत ज़्यादा और न्यूमेरिकल आउटपुट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है. क्लियर है? बहुत सी छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव रहती है. जबकि जो सोशल डेमोग्राफी होती है वो सोशल वे में डेमोग्राफी को स्टडी, पॉपुलेशन को स्टडी करती है. दैट मीन्स कि तुम माइग्रेशन को स्टडी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव थी ना फॉर्मल, ये बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव होगी. ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं होगी उतनी ज़्यादा. सो माइग्रेशन को, बर्थ डेथ रेट्स को, उसके क्या फैक्टर्स होंगे सोसाइटी में, उसको स्टडी करती है. किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज होता है, ट्रेंड क्या है उसका, वो सब कुछ तुम आइसोलेशन में नहीं स्टडी कर सकते नंबर्स के साथ. तुमको उसको स्टडी करने के लिए कम से कम थोड़ी बहुत सोशल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. So that is called a different type of demography, that is social demography. You tend to analyze, you tend to factorize data through a different social or particularly social perspective. ठीक है, तो सोशल वे में इसको एनालिसिस करते हैं सोशल डेमोग्राफी में. ठीक है, डेटा को, डेमोग्राफिक डेटा को. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? जल किरण, कोई डाउट है अभी तक? आ रहा है समझ में? ओके. ठीक है. ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ठीक है. ओके. सो हाँ, अब दो थ्योरीज हैं इस पे डेमोग्राफी की. तो फर्स्ट थ्योरी, अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये दोनों थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से. मेरे को लगता है कि एक जो चैप्टर से ये क्वेश्चन बनता है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्यों ज़रूरी है डेमोग्राफिक स्टडी, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से. कभी रिपीटेटिवली आया नहीं है, एक बार दो बार आया होगा. बट माल्थूसियन थ्योरी ऑफ ये है डेमोग्राफी, एंड देन ट्रांजिशन जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना. तो जो ये माल्थूसियन थ्योरी है, ठीक है, अब इसको माल्थूसस ने वो क्या था, क्या बोलते हैं, डेवलप किया था. ये कहता है कि ये रिलेशन एस्टैब्लिश करता है. ये एक्चुअली में जो सोशियोलॉजिस्ट होता है ना डेमोग्राफी, ये डेमोग्राफी की थ्योरी ऐसे देता है कि इस्टेब्लिश करता है रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, एंड पॉवर्टी को भी बाद में जोड़ देता है. तो पॉपुलेशन, ये कहता है पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होती है रिसोर्सेज की ग्रोथ से. इसलिए परपीचुअल पॉवर्टी आती है. परपीचुअल मीन्स कि कंटिन्यूअस. ठीक है, विशियस साइकिल, सर्कल रहेगा, साइकिल रहेगा तुम्हारा, जो भी कह लो, पॉवर्टी का, और वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है. ये हमेशा से थी, है और रहेगी, क्योंकि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी और रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, और बढ़ भी रहे हैं. अगर कुछ बढ़ने वाले रिसोर्सेज, ठीक है, तो वो इतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे. ठीक है, तो की क्लेम्स क्या है इनके, बेसिकली ये देख लेते हैं. पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियली होती है. दैट मीन्स 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128. ठीक है, एक्सपोनेंशियली. जबकि रिसोर्सेज लीनियरली, दैट मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ते हैं. सो अब तुम 4 साल बाद या 4 यूनिट्स बाद देखोगे तो वो 64 पे रहेगा और ये 8 पे रहेगा रिसोर्स का ग्रोथ. तो ये कहना चाहता है ये जो थियोरिस्ट है, माल्थूसियन. ठीक है, माल्थूस. सो ये है इनका की क्लेम नंबर 1. अब नाउ क्योंकि इस तरीके से बढ़ता है पॉपुलेशन और रिसोर्स का जो
इंक्रीज का स्पीड है इस तरीके से है, इसलिए जो पॉपुलेशन एक्सपेंशन है वो रिसोर्स की प्रोडक्शन को सरपास कर देता है, ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। जब ये स्पीड डेफिसिट रहेगा तो बहुत अच्छे से करेगा सरपास, और फिर पॉवर्टी आएगी बिकॉज अगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू हिम, और जो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है, जनरेशन है, प्रोडक्शन है, वो बहुत धीरे हो रही है, तो एक टाइम आएगा जब ग्राफ ऊपर निकल जाएगा, जब लाइंस ऊपर क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगी पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन एक टाइम पे बढ़ जाएगी और रिसोर्स कम पड़ने लगेंगे। ठीक है, तुम देख सकते हो, आई मीन इतना झूठा मॉडल नहीं है इसका, आगे तुम देखोगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्रिटिसिज्म बहुत ही स्ट्रांग है, बट इतना भी झूठा मॉडल नहीं है। इंडिया में तुम रह रहे हो, हम रह रहे हैं, हमको पता है कि पॉपुलेशन की स्पीड क्या है बढ़ने की, और जॉब की स्पीड क्या है बढ़ने की, आई मीन जॉब एज अ रिसोर्स में ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को? ये मेन जो की पॉइंट है इसका, बोलो। ओके, ठीक है ना, इस वजह से पॉवर्टी होती है। दो की पॉइंट हमेशा याद रखना है तुमको, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, रिसोर्स की जो इंक्रीज है उससे भी तेज, इसलिए एक टाइम आता है जब पॉवर्टी शुरू होती है और वो कभी खत्म ही नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं परपीचुअल पॉवर्टी। ठीक है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। अब इसको ठीक कैसे करें, तो ये भाई बोलते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है सोसाइटल प्रॉस्पेरिटी के लिए। सोसाइटल प्रॉस्पेरिटी क्या है? अगेन, पॉवर्टी को खत्म करके एक ऐसी जो स्थिति में आते हो तुम, उसको सोसाइटल प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, सब कोई गरीब ना हो, दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सोशल, उसका एक सोशल आउटकम भी होगा, तो दिस गाय, ठीक है, ये मानता है कि उसका एक सोशल आउटकम होगा पॉवर्टी का, सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है इसलिए वो। ठीक है, तो सोसाइटल प्रॉस्पेरिटी, समाज में सकुशलता, हरियाली और कह लो तुम खुशहाली लाने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन को रोका नहीं तो इसकी स्पीड कभी नहीं रुकेगी फिर, अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, सो अब ठीक कैसे करें? ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड मेथड से कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल के। ठीक है, आप प्रिवेंटिव चेक्स लगा सकते हो, ठीक है, मतलब कि जो हार्ड मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की, स्टेरिलाइजेशन एंड ऑल, ये उसकी नीड बोलता है कि उसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम कर सकते हो हार्ड मेथड्स को यूज़। नाउ ये था इसका की थीम इस थ्योरी का। अब क्रिटिसिज्म क्या है, थ्योरी समझ में आ गई होगी आई होप तुमको। ठीक है, आ गई ना, कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं सोशियोलॉजिकल इंसाइट से थोड़ा सा। तो सोशियोलॉजिस्ट हैं, मालथूस का जो एम्फेसिस रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, जिस तरीके से ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है, उससे डिसएग्री करते हैं। डिस्प्यूट का मतलब डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ ही पॉवर्टी का एक कॉज है क्या? ये क्वेश्चन उठता है कि आपने पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ को इतनी क्लोजली लिंक कर दिया है कि दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहे हो। तो ये एक डिस्प्यूट है कि आपने इसको प्रूव नहीं किया है बहुत अच्छे से। सेकेंड इज, अगेन मैंने बताया तुमको, जैसे पॉवर्टी की बात हो रही है तो उसको एट्रीब्यूट कर दिया अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज रादर देन एग्रीकल्चरल डिक्लाइन। ठीक है, दैट मीन्स कि पॉवर्टी का तुमने एक ही रीजन बताया, दैट मीन्स कि इनइक्वल इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो, या इम्प्रॉपर, या क्या कह लो इनएडिक्वेट। ठीक है, सबका मतलब यही कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहे हैं, जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहे हैं पॉपुलेशन को, इसलिए पॉवर्टी क्रिएट हो रही है। नाउ क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि एक ही एक लौता यही एक एक फैक्टर नहीं है पॉवर्टी का, एक यही इंडिकेटर डिटर्मिनेंट नहीं है, बाकी अदर भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिक्लाइन है तुम्हारा, अगर एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आ गया, दैट मीन्स कि अगर पॉपुलेशन लेवल बढ़ भी नहीं रही है, घट रही है, उसमें भी अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन आ गया ना, पॉवर्टी हो जाएगी। तो वहाँ पर मालथूस का जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पर बुरी तरीके से खारिज हो जाएगा। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर डिक्लाइन बहुत तेजी से हुआ है, इसलिए पॉवर्टी बढ़ी है। ठीक है, जॉब्स भी क्रिएट नहीं होते हैं, तो इसलिए पॉवर्टी बढ़ी। थर्ड क्रिटिसिज्म, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हैं वो उन्होंने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है लिविंग स्टैंडर्ड को, इवन जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं
ह्यूमन सिविलाइजेशन में पिछले 150 या 100 या 50 सालों में जो भी हुई है, उससे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं। दैट मीन्स कि पॉवर्टी कम हुई है बहुत सारे कंट्रीज में। भले ही सारे कंट्रीज में कम नहीं हुई है, बट बहुत सारे कंट्रीज में कम हुई है डिस्पाइट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इवन जब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तब भी वो कम हो रही है पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया में अगर तुम देखोगे पॉवर्टी कम हुई है, बहुत कम नहीं हुई है बिल्कुल भी, 3 या 2% से कम हुई है। मेरे को कुछ खास डेटा का पता नहीं है, बट इतना पता है कि 3 या 2% के अराउंड मैंने पढ़ा था कुछ कुछ महीने पहले। वो कम हुई है अक्रॉस 10 या 15 ईयर्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि कम हुई है पॉवर्टी, तो ये एक एज ए क्रिटिसिज्म है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिसिज्म है अगेंस्ट मालथूस का जो स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत तेजी से हो रही है, तुम मानते हो, सब मानते हैं, और ऑब्वियसली एक प्रूवन है चीज। डिस्पाइट उसके यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो, जो पॉवर्टी की जो वॉल्यूम है वो कम हुई है। ये एक प्रूवन क्रिटिसिज्म हो गया ना मालथूस का, कि आप तो कह रहे थे कि पॉवर्टी बढ़ेगी पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे दोनों एक टाइम पे तो, बट हो नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तुमको जलकिरण कि एक्चुअली में क्रिटिसिज्म्स क्या है? आई होप आ रहे होंगे। एक बार फिर से, ठीक है मैं कर देता हूँ। हाँ, जो क्रिटिसिज्म्स ये कहते हैं कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, हर एक स्टेटमेंट को लिया गया मालथूस के, उसको क्रिटिसाइज किया गया। फर्स्ट जो था कि सोल एम्फेसिस जो किया पॉपुलेशन ग्रोथ पे, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं सोशियोलॉजिस्ट। बोलते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतना बड़ा डिटर्मिनेंट कैसे हो गया। ठीक है, और सोल एम्फेसिस वर्ड लिखा हुआ है, अगर तुम स्क्रीन पे देख रहे होगे तो तुमको दिख रहा होगा सोल एम्फेसिस। दैट मीन्स कि पर्टिकुलरली केवल और केवल केवल और केवल पॉवर्टी के लिए तुम जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हो? पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो सोशियोलॉजिस्ट को क्रिटिक करते हैं कि नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ केवल आपका डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता पॉवर्टी का, बहुत सारे रीजंस हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपकी क्या कह सकते हो हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, कॉलोनियल हिस्ट्री हो सकती है बहुत सारी कंट्रीज की। इवन विद अ लोअर पॉपुलेशन और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तुम्हारे में पॉवर्टी बढ़ सकती है। ठीक है, बिल्कुल बढ़ सकती है, और उसी को सेकंड लाइन में इन्होंने प्रूव किया। अगर मान के चलो एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया, मानसून फेलियर हो गया, फेमाइन आ गया, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रही है उस टाइम पे, तभी पॉवर्टी बढ़ेगी। तो मालथूस के जो स्टेटमेंट है उसको क्रिटिक किया यहाँ पे। ठीक है, कि पॉवर्टी को तुमने इतनी क्लोजली एट्रीब्यूट कर दिया अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, कि तुमने बाकी अदर फैक्टर्स देखे ही नहीं। तुमने सीधा कह दिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है इसलिए पॉवर्टी होती है, बस और बस। बाकी और कोई रीजन नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हो तुमको बाकी और कोई रीजन नहीं है? बाकी और कोई रीजंस हैं, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल फेमाइन आ गया है, या कह लो ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, दिस दैट। ठीक है, कोई एपिडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया, सो उस टाइम पे पॉवर्टी बढ़ सकती है। हम्म, केवल और केवल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़ती पॉवर्टी, ये क्रिटिक कह रहे हैं। क्लियर है? फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बोलते हैं कि, अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, क्रिटिक बोलते हैं कि आप सुनिए कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हुई हैं पिछले 150, 200 या फिर 100 या 50 साल में, जितने भी साल में, उसने लिविंग स्टैंडर्ड को बूस्ट किया है लोगों के। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती गई है, लेकिन फिर भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर गए हैं। दैट मीन्स की पॉवर्टी नीचे आई है। इंडिया को देख लो, इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है थोड़ी सी, डिस्पाइट इंडिया में पॉपुलेशन रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सबसे तेजी से बढ़ रहा है वर्ल्ड। ठीक है, अमेरिका में पॉपुलेशन रेट घट रहा है, चाइना में घट रहा है, लेकिन वहां पे पॉवर्टी बढ़ रही है। ये तो इन्वर्स हो गया ना, बिल्कुल अपोजिट हो गया ना मालथूस के स्टेटमेंट से। यहाँ तक क्लियर है? यही मैंने बोला था अभी तक। अगर तुमको कुछ ना समझ में आए तो नोट डाउन भी कर लेना, मतलब कि अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ मैं भूल जाऊँ या भूल जाऊंगा, तो उसको नोट डाउन करते जाना एक पेपर पे या नोटबुक में। ठीक है, कुछ अगर तुमको रिफ्लेक्टिव सा लगे, थॉट प्रोवोकिंग सा। हाँ, उसके बाद आते हैं एकेडमिक कुछ क्रिटिक्स। तो लिबरल और मार्क्सिस्ट जो होते हैं सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, वो कहते हैं पॉवर्टी, अगेन वो फर्स्ट जो पॉइंट तुमने पढ़ा था ना, उसी को फिर से वहां पर उन्होंने क्रिटिक किया। दैट मीन्स कि पॉवर्टी केवल और केवल पॉपुलेशन ग्रोथ से नहीं होती है। जो फर्स्ट लाइन से सोशोलॉजिस्ट वाली थी, सेम वही है कि पॉवर्टी इज नॉट
पॉवर्टी इट्स नॉट सॉलिडली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉवर्टी के और भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिक्लाइन आ गया, जैसे हमने सेकेंड वाले लाइन में पढ़ा, ठीक है। एपिडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वॉर हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। यूक्रेन में तो पॉवर्टी बढ़ी है बट पॉपुलेशन रेट नहीं बढ़ी है। अगेन मालथूस का प्रिंसिपल वो हो गया, ठीक हो गया, बिकॉज और भी ज्यादा होते हैं आपके फैक्टर्स। मालथूस कह रहे हैं कि एक ही फैक्टर है, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिटिक्स बेसिकली क्लेम करते हैं कि rather than population growth rate, issues like poverty and starvation were brought on by the unfair allocation of economic resources, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है सरकारों का, जो तरीका है रिसोर्सेज को एलोकेट करने का, वो बेकार है, वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल है, जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। वो बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें इसमें इंडिया का केस डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एंशियंट टाइम से मिडिवल टाइम से ज़्यादातर जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी रही है इंडिया में, ठीक है, मोस्टली नॉर्थ और थोड़ी बहुत साउथ इंडिया में, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो मेजॉरिटी तो नहीं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसका था, फॉर एग्जाम्पल अपर कास्ट थे, उनके पास था, ठीक है। तो अब वो एक रीजन हो सकता है पॉवर्टी का, क्योंकि जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो बढ़ नहीं रहते थे, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी नहीं हो रही थी हमको नहीं पता है, बट एक मेन रीजन हो सकता है ना वो, कि हमने सारे रिसोर्सेज कुछ कास्ट को दे दिए और बहुत ही कम, ना के बराबर, कुछ कास्ट के लिए रखे। तो हो सकता है जो जिसके लिए हमने नहीं रखा, जिसका हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया, वो पुअर हो जाए, गरीब पड़ जाए ना। बट मालथूस क्या करेंगे इनके हिसाब से, वो गरीब इसलिए नहीं हुए बिकॉज उनको रिसोर्सेज नहीं मिले, उनको वो गरीब इसलिए हुए बिकॉज उनकी पॉपुलेशन रेट बहुत तेज थी। सो दैट बिकम्स इलॉजिकल, राइट। सो ये कह रहे हैं मालथूस यहाँ पे, क्लियर है। ओके, नाउ अब दूसरी थ्योरी पे आते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, ओवरव्यू लेते हैं। अब ये थ्योरी एज अ क्रिटिक उभरी है फर्स्ट जो मालथूसियन थ्योरी थी उसके, और ये कहती है कि एक जनरल पैटर्न रहता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक्ड होके ना। वो वाली पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्सेज से लिंक थी, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक है, और ज़्यादा मीनिंगफुल भी लगती है देखने में, ठीक है। तो इसमें थ्री स्टेजेस होते हैं इन पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट होती है वो डिटरमाइंड होती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलप। फॉर एग्जांपल स्टेज वन में प्रिमिटिव स्टेज होता है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका के जो कंट्रीज है ज़्यादातर उनको देख लो, ठीक है। अब इनमें स्लो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है एक इम्पोवरिश सोसाइटी में, बिकॉज वो सिक्योर्ड नहीं रहती है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनली और इतनी ज़्यादा मेडिकली स्ट्रांग नहीं रहती है वो सिविलाइजेशन, इसलिए बहुत ज़्यादा डेथ रेट इसमें ज़्यादा होता है। तो डेथ रेट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। नहीं, इसमें हाई क्या बोलते हैं, डेथ रेट तो ज़्यादा होता ही है, साथ में हाई बर्थ रेट भी होता है, तो इसको भी मत भूलना। तो हाई डेथ रेट ज़्यादा होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, ठीक है, जिससे लो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन मेडिकली सिक्योर नहीं कर पाती खुद को, ठीक है, एक गरीब सोसाइटी में। तो डेथ रेट ज़्यादा होते हैं, साथ में बर्थ रेट भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन है अबाउट फैमिली प्लानिंग, ठीक है, और कल्चरल नॉर्म्स ऐसे। अच्छा, कैसे कल्चरल नॉर्म्स हो सकते हैं, बता सकते हो? कल्चरल नॉर्म्स कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं? आई मीन कुछ प्रथाएं, कुछ रीतियां, कुछ रिवाज, कोई आइडिया है तुम पे, कोई ऐसा कल्चरल नॉर्म? बोलो, से यस और नो जस्ट, अगर है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। और कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा पैसा कह सकते हो, एग्रीकल्चर रूरल इंडिया में ऐसा ही होता है। और उससे एक और हो सकता है कि मेल चाइल्ड के लिए आपने फिर रेगुलर आपने प्रेगनेंसीज ली, फिर उसके बाद ये सब होता है, ठीक है। तो एक कल्चरल नॉर्म है, ठीक है, एक सोशल ट्रेडिशनल नॉर्म है इंडियन सोसाइटी में। बेसिकली बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तुम देखोगे इस चीज़ को। हाँ हाँ, मेल्स के लिए।
ठीक है, तो स्टेज 1 आई गेस तुमको समझ में आ गया, प्रिमिटिव स्टेज में रहती है। जैसे अभी की कंडीशन है अफ्रीका की, वैसी हर कंट्री की कंडीशन होती है, हर डेवलप कंट्री की भी ऐसी कंडीशन थी कभी पीछे इतिहास में, जो कि अभी नहीं है। तो अभी अफ्रीका उस टाइम से गुजर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, जहाँ पर स्लो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, बिकॉज डेथ रेट्स भी हाई होते हैं, बर्थ रेट भी हाई होते हैं, उन दोनों के अलग अलग रीजन से क्यों हाई होते हैं। ठीक है, मजबूरी में डेथ रेट हाई होते हैं यहाँ पे, और मजबूरी में ही बर्थ रेट भी हाई होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मजबूरी वाले सिचुएशन। स्टेज 2 में होता है तुम्हारा डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जैसे इंडिया, आई मीन पाकिस्तान, पता नहीं, ठीक है पाकिस्तान एंड इंडिया, लेट्स की, ठीक है, तो इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया इसमें तुम्हारा, एंड देन चाइना हो गया, देन वियतनाम ले लो तुम, आसियान कंट्रीज ले लो, ये सारे कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं। दैट मीन्स कि ये अंडर डेवलप स्टैग्नेशन में नहीं है, ये डेवलप कर रही है, टुवर्ड्स डेवलपमेंट बढ़ रही है आगे। नाउ ये बहुत ज़्यादा रिगरस चेंज होते हैं इसमें, तो तुम देखोगे ट्रांजिशन होता है बहुत तेज, फ्रॉम बैकवर्ड टू एडवांस स्टेज, ठीक है, और उसमें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, हाई बर्थ रेट होते हैं और लो डेथ रेट्स होते हैं, बिकॉज जो लो डेथ रेट होते हैं उसमें पहले आते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तुम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंप्रूव कर सकते हो, तुम 5 साल के लिए एक अच्छी सरकार ले आओ, तुम हेल्थ केयर कहाँ से कहाँ पहुंचा दोगे तुमको पता भी नहीं है, ठीक है, बट और फिर पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन होगा उससे जो पॉपुलेशन डेफिसिट बचेगा, जो कि लोग मर रहे थे पहले, अब वो जो लोग बचने लग जाएंगे तो स्टेबलाइज करेगा, वो बेस क्रिएट करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फिर नीचे नहीं आएंगे उससे, तो डेथ रेट लो रहेंगे इसी वजह से, जबकि बर्थ रेट हाई रहेंगी, इनको लो करने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब फैमिली में आप घुस के नहीं बोल सकते कि आप अपनी बर्थ रेट को धीरे करना है दूज के, जबकि आप हॉस्पिटल बना के लोगों की जान बचा सकते हो बहुत आसानी से। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, सो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स, ठीक है, फेवरिंग मेल चिल्ड्रन, जो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले। ठीक है, तो बर्थ रेट इस वजह से हाई हो सकते हैं। और सेकेंड रीजन, अच्छा तुम नोट कर रहे हो तो सेकेंड रीजन भी नोट कर लेना, सेकेंड रीजन हो सकता है बिकॉज इस टाइम पे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो बिकॉज वो ज़्यादा फैमिली, क्या बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा चिल्ड्रंस को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पालना, ठीक है, तो इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा बर्थ देते हैं, मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज होती हैं फिर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, ऑब्जर्वेशन है तो बताओ। कुछ ऐड करना चाहते हो, एनीथिंग लाइक, तो बताओ। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन होगा तो लिख लेना तुम उसको, जरूर अगर लिख रहे हो तो। ठीक है, नाउ लास्ट में तुम एक पॉइंट देख रहे होगे स्टेज 2 में, डेमोग्राफिक डिवाइड, एज वर्किंग पॉपुलेशन आउट स्पेसिस नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। इससे कुछ समझ में आ रहा है तुमको? मुझको बताओगे क्या समझ में आ रहा है इससे? बताओ, कुछ आ रहा है इससे समझ में? अच्छा नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। सो डेमोग्राफिक डिवाइड को देखो, इसमें तुम, डिवाइड का मतलब है पॉपुलेशन में डिवाइड है, ठीक है, इसमें एक वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ये थोड़ा एम्प्लॉयमेंट वाला सिनेरियो से बात हो रही है इसमें। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है वो बताया जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है, तो इसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब है नंबर्स में भी ज़्यादा होती है, और उनको इम्फेसिस भी ज़्यादा मिलती है, तो जो अनएम्प्लॉयड लोग रहेंगे रहेंगे तुम्हारे देश में, उनको वैल्यूज़ कम मिलती हैं, ठीक है, उनको बहुत ही कम तौर पे आंका जाता है, उनको इज्जत नहीं मिलती है, ठीक है, जबकि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी रिस्पेक्ट होती है समाज में, जो है एक सॉफ्ट हायरार्की कह सकते हो, वो क्रिएट होती है। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। और दोनों में इंटरेक्शन भी नहीं होता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग में बहुत ही कम चैनल्स हैं इंटरेक्शन के। फिर अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से
तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड में अगर कोई झगड़ा होता है, ठीक है, कोई भी झगड़ा होता है किसी भी बात को लेके, तो एक डिवाइड क्रिएट हो जाता है। कुछ दिन तक हो सकता है, अगर ज्यादा सीरियस झगड़ा है तो बात नहीं करोगे आपस में, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर होती है, बिकॉज तुम अलग चीज को लेके चल रहे हो, वो अलग चीज को लेके चल रही है, ठीक है। तुम्हारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, इसलिए कुछ दिन तक, क्योंकि कोई चैनल ही नहीं बचा इंटरेक्शन का, कोई बात ही नहीं बची बात करने के लिए, तो तुम लोग बात नहीं करते हो, ठीक है। ये ऐसा होता है, बहुत बार होता है। क्लासमेट्स के साथ होता है कि जब स्कूल छोड़ दिया तो उसके बाद से उन लोगों से कुछ महीने बाद बात ही नहीं होता है। क्या मसला क्या है बात करने का, कोई टॉपिक भी तो चाहिए। तुम तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, वो कॉलेज, तुम दोनों स्कूल में पढ़ते थे, वो फेल हो गया, तुम पास होके कॉलेज में चले गए, तुमने नए फ्रेंड्स बनाए, कुछ महीने बाद उससे बात नहीं होगा, मतलब कि ज्यादातर चांसेस यही है। अगर कोई और बेसिक से बात करने का तो हो सकता है, बट ज्यादातर चांसेस यही होता है, ठीक है। कितने लोगों से तुम बात करते हो जिन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया? कोई नहीं करता है, बिकॉज चैनल ही नहीं बचा इंटरेक्शन का, बेसिस ही नहीं बचा, आधार ही नहीं बचा। सो वो यहाँ पर बात हो रही है। सिमिलरली पॉपुलेशन में भी, सोसाइटी में भी ये चीज होती है डेवलपिंग कंट्रीज के, जिसमें एक वर्किंग जो पॉपुलेशन होती है, वो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को पहले तो आउट नंबर करती है। सेकंड, उनको ज्यादा इज्जत, मतलब प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। थर्ड, दोनों में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं है, ठीक है, तो इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है, डेमोग्राफिक डिवाइड इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि आप दो सिग्निफिकेंट जो पॉपुलेशन ग्रुप हैं उसमें कोई चैनल ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। तो एक कास्ट सिस्टम में भी तुमको दिखेगा कि अपर कास्ट लोअर कास्ट से बिल्कुल ही चैनल ऑफ इंटरेक्शन नहीं था, बस नॉर्म्स थे। क्लियर है कंसेप्ट? बोलो क्लियर है तो। ओके, नहीं होगा तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, चैट पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, या क्लास के बीच में भी पूछ सकते हो। तो स्टेज 3, दैट इज फाइनल स्टेज, इसमें आती हैं डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज, ठीक, कनाडा भी आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ अब बढ़ती नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है ग्रोथ में, ट्रेंड में, ठीक है। पॉपुलेशन ट्रेंड ही ज्यादा कुछ नहीं रहता है इसमें, न्यूट्रल रहता है अक्रॉस द ईयर्स। अब तुम देखोगे जो ग्रोथ स्टेज होती है, रिड्यूस बर्थ और डेथ रेट्स। अब डेथ रेट्स क्यों कम है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिबल, मोर एक्सेसिबल हेल्थ केयर, ठीक है, रिजल्टिंग इन स्टेबलाइज पॉपुलेशन। इस वजह से डेथ रेट्स कम होती हैं, लोग एजुकेट भी हो जाते हैं, तो न्यूट्रिशन एंड ऑल पे वो ज़्यादा सतर्क रहते हैं। इंडिया की तरह नहीं है वहाँ पे सिचुएशंस, तो हाँ कह सकते हो कि कुछ चीज़ों में वो भी फेल कर जाते हैं, इंडिया आगे निकल जाता है। बट जनरली तुम देखोगे तो वहाँ के लोग, उन लोगों के लिए एक्सेसिबल रहता है हेल्थ केयर, ठीक है, एक स्टेबलाइज पॉपुलेशन रहता है। जो बेसिस होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो फॉर्म जो होता है डेथ रेट से, वो स्टेबल हो जाता है। अब उसके बाद जो काम करना है ग्रोथ में या डिक्लाइन में, वो बर्थ रेट को करना है। ना बर्थ रेट भी वहाँ पर स्टेबल रहता है बिकॉज ऑफ इन्फॉर्म चॉइसेस, बर्थ कंट्रोल यूसेस, एंड बिकॉज लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह लो स्टेबल हो चुके होते हैं अपने लाइफ में। एक रीज़न ये नहीं हो सकता, बट क्योंकि स्टेबल हो चुके होते हैं इसलिए वो ज़्यादा क्या कह सकते हो, बर्थ कंट्रोल मेथड्स पे काम कर सकते हैं, इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकते हैं ऑल, ठीक है, बिकॉज वहाँ का एक कल्चर ऐसा बन जाता है, वेस्टर्न कल्चर तुम देखते हो वैसा ही बन गया, ठीक है। लोगों को नीचा देखा जाता है अगर वो दो से ज़्यादा चार्ज लेते हैं तो वहाँ पर एक नया कह लो ट्रेडिशन शुरू हुआ है, दैट इज ऑफ अडॉप्शन एंड ऑल, बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है वहाँ पे, एंड बहुत सक्सेसफुल भी जा रहा है, तो दिस इज अ थिंग। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? पूछो, क्लियर है तो बोलो। ओके क्लियर है, सो आज के लिए हम इतना रहने दें, मतलब इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए इतना सही है। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपना अपन लोग इसको आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर को खत्म करेंगे नेक्स्ट सेशन में ही, बिकॉज वो छोटा सा चैप्टर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो समझ में आया तुमको? कोई डाउट नहीं है ना पक्का? आई होप नहीं होगा डाउट, होगा तो मुझसे पूछ लेना कभी भी, ठीक है। तो ठीक है, टेक अ रेस्ट।
टेक द मोमेंट एंड यू कैन लीव, ठीक है। और पढ़ लेना एक बार, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा लास्ट में, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब, ठीक है, सारे चैप्टर्स का। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ यू कैन लीव, बाय बाय।